सुंदर सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक मानवतावादी संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ही मंच पर सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रसिद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सभी 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर अंशुल चहर मैम। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। डॉक्टर अंशुल एक प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक, शिक्षक और शोधकर्ता हैं जो होलिस्टिक स्वास्थ्य सेवा में समर्पित हैं। वर्तमान में डॉक्टर अंशुल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी अजमेर में विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर अंशुल ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से पीएचडी स्कॉलरशिप प्राप्त की है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से एमडी इन होम्योपैथिक मेडिसिन और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से बीएचएमएस की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर अंशुल की विशेषज्ञता होम्योपैथी के अलावा नेचुरोपैथी और योग एनडीवाई में भी है, जो उन्होंने गांधी अकेडमी ऑफ नेचुरोपैथी से प्राप्त की है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए समर्पित डॉक्टर अंशुल शिक्षा, अनुसंधान और नैतिक अभ्यास में उत्कृष्टता के लिए अपनी प्रतिभागिता से बच्चों को प्रेरित करती हैं। एक दृष्टि के साथ कि समुदाय को स्वस्थ बनाए और स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति को पुनः प्राप्त करने में मदद करना डॉक्टर अंशुल अपने अनुभव में लागू करना चाहती हैं, जिससे अस्पताल में वृद्ध और व्यक्तिगत विकास हो। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं आईएफपीएच टीम के डॉक्टर एमपी साहनी सर और कंप्लीट इंटायर आईएफपीएच टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया। इस आईएफपीएच प्लेटफॉर्म पे मेरा ये 5th वेबिनार है और आशा करती हूँ सर और आईएफपीएच टीम मुझे ऐसे ही बुलाते रहेंगे। आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अब मैं आज का मेरा टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज का मेरा टॉपिक है अल्जाइमर डिजीज एंड इट्स होम्योपैथिक थेरापेटिक्स। ये टॉपिक लेने के पीछे एक रीजन मेरा ये था कि एवरी ईयर 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है और इसी वजह से मैंने ये टॉपिक लिया। सितंबर मंथ है और अल्जाइमर डे के पास का ही डे था, इसलिए अल्जाइमर डे वर्ल्ड अल्जाइमर डे के उपलक्ष्य में मैंने टॉपिक लिया था। वर्ल्ड अल्जाइमर डे जो है वो एवरी ईयर 21 सितंबर को मनाया जाता है 1994 से। अल्जाइमर जो बीमारी है, इसको अगर लेमन लैंग्वेज में हम माने तो बेसिकली जो ब्रेन सेल्स हैं, वो ब्रेन का जो साइज है वो आपका श्रंकन होने लग जाता है, ब्रेन का साइज कम होने लग जाता है और उसके कुछ एक रीजन है जो हम आगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अल्जाइमर बीमारी जो है वो एक भूलने की बीमारी है जो एडवांस एज में मतलब लाइक 50s 60s लेट 60s में स्टार्ट होती है और उसके बाद में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है ब्रेन में। तो बेसिकली ये अल्जाइमर डिजीज जो है वो डिमेंशिया का टाइप होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमेंशिया जो है, बेसिकली डिमेंशिया कॉजेज ग्रेजुअल डिक्रीज इन कॉग्निटिव फंक्शंस। डिमेंशिया एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें लगातार डिक्रीज होने लग जाता है कॉग्निटिव फंक्शंस का, जिसकी वजह से पेशेंट की डेली एक्टिविटीज हैम्पर होती हैं। डिमेंशिया को स्पेसिफिक डिजीज को नहीं बोल सकते, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि बहुत सारी दूसरी डिजीज भी इंक्लूड होती हैं। और डिमेंशिया में बेसिकली क्या क्या सिम्टम आते हैं उनके बेसिस पे है, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी डिक्रीज हो रही है पेशेंट की, उसका रीजनिंग पावर डिक्रीज होने लग जाता है, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। इन सारी वजह से पर्सन की जो डे टू डे एक्टिविटी है वो भी काफी हद तक इम्पेक्ट होती है। तो डिमेंशिया को हम समझने के लिए जो गजनी मूवी थी जहाँ पे आमिर खान का जो रोल था जिसमें उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रहता है, उसको भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कि उसको हर एक चीज लिख के रखनी होती थी। तो वो एक डिमेंशिया का ही पार्ट था।
नेक्स्ट है डिमेंशिया के टाइप्स। तो डिमेंशिया के बारे में जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत सारी डिजीज कंडीशन आती हैं उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। डिमेंशिया जो है वो बेसिकली 5 टाइप का है। इसमें फर्स्ट है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में जो डिमेंशिया रहता है वो 60 to 70% केसेस जो होते हैं डिमेंशिया के वो अल्जाइमर डिजीज में आते हैं। नेक्स्ट है वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया में ओवरऑल डिमेंशिया के 10 to 20% केसेस आते हैं। थर्ड है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। इसमें ओवरऑल डिमेंशिया के 10% केसेस आते हैं। नेक्स्ट है ल्यू बॉडी डिमेंशिया। इसमें ओवरऑल डिमेंशिया के 5% केसेस आते हैं। एंड लास्ट है अदर डिमेंशिया जो मिक्स डिमेंशिया जो रहते हैं वो उसमें 5% केसेस आते हैं। अब अल्जाइमर डिजीज को हम आगे की स्लाइड्स में लेंगे। पहले इसका जो सेकंड कॉमन कॉज है वेस्कुलर डिमेंशिया जो टाइप है। वेस्कुलर डिमेंशिया जैसा कि नाम से क्लियर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो रहती है ब्रेन की वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है और ये सेकंड मोस्ट फॉर्म है डिमेंशिया का। अब ब्लड सप्लाई ब्रेन में कम हो रही है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें मेन सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे स्ट्रोक डेवलप हो गया, स्ट्रोक की कंडीशन हो गई जिस वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो रही है, या फिर दूसरी कुछ कंडीशन है जिनसे कि ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम पहुंच रही है। वेस्कुलर डिमेंशिया के केस में जो सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में वो है उसका जजमेंट पावर जो है वो कम हो जाएगा एंड कोई भी प्लानिंग है कुछ भी एक्टिविटी प्लान करना है वो सब चीजें वो नहीं कर पाएगा। कोई डिफिकल्टी इन फोकसिंग, कोई किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा। और जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस होती है तो सिम्टम स्टेप बाय स्टेप वर्सन कंडीशन में जाते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिमेंशिया का फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया जैसे कि ब्रेन की जो आपकी फ्रंटल एंड टेम्पोरल लॉब हैं वो अफेक्ट होती हैं, अफेक्ट्स द फ्रंटल एंड टेम्पोरल लॉब्स ऑफ द ब्रेन। और ये फ्रंटल और टेम्पोरल लॉब हैं ये दोनों ही हमारे पर्सनैलिटी और बिहेवियर के को इंडिकेट करती हैं। जैसा कि इस इमेज में फ्रंटल लोब है, इसका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बिहेवियर, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो फ्रंटल लोब से लिंक होते हैं। और टेम्पोरल लोब है वो बेसिकली वर्क करती है स्पीच में हमारे बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग, विजन एंड इमोशंस। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के केस में डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया के केस में सिम्टम्स रहेंगे पर्सनैलिटी चेंजेस है, पुअर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, जजमेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, लैंग्वेज डिफिकल्टीज आने लग जाएंगी पेशेंट को, और लैक ऑफ एम्पैथी एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। और फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया जो है वो बेसिकली यंगर एज में होता है। जैसे मोस्टली डिमेंशिया के केसेस जो हैं वो अडल्ट एज में, ओल्ड एज में जाके होते हैं, लेकिन फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया जो है वो यंगर एज 45 to 65 ईयर के एज स्पान में हो सकता है। नेक्स्ट है ल्यूई बॉडी डिमेंशिया। ल्यूई बॉडी डिमेंशिया जो है इसमें एबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है ब्रेन में। एबनॉर्मल प्रोटीन कौन सा? यहाँ पे ल्यूई बॉडीज जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगी। ल्यूई बॉडीज जो है वो अल्जाइमर के केस में भी होती हैं और ये अलग से एक डिमेंशिया का फॉर्म है ल्यूई बॉडी डिमेंशिया जिसमें भी होती हैं। इसमें बेसिकली सिम्टम्स क्या आएंगे कि जो पर्सन जो है उसका बिहेवियर वो चेंज होता रहेगा, कभी बहुत अलर्ट है, अटेंशन है, और कभी एकदम डल हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग लेवल रहेंगे अलर्टनेस और अटेंशन के। पर्सन को विजुअल हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, मोमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज में थे उस टाइप से कुछ मोमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डिमेंशिया, जो मेन सबसे ज्यादा डिमेंशिया जो रहता है 60 to 70% केसेस में, वो है अल्जाइमर डिजीज जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो अल्जाइमर डिजीज बेसिकली इट इज ए प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर, क्योंकि एक बार अगर आपका मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो गया, अल्जाइमर डिजीज किसी को डेवलप हो गया, तो वो कंटिन्यू प्रोग्रेसिव फॉर्म है। एक बार स्टार्ट होने के बाद वो कंटिन्यू होता ही जाता है, जो ब्रेन में मेमोरी लॉस है वो that slowly destroy memory and thinking skill. It is common cause of dementia. अल्जाइमर डिजीज डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव है क्योंकि यहाँ पे नर्व्स का जो पूरा जो कनेक्शन रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि एबनॉर्मल प्रोटीन्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं। It is the most common form of dementia of elderly that usually start in the late middle age or in old age.
आइडियली डिमेंशिया अल्जाइमर डिजीज की अगर एज देखी जाए तो पहले के टाइम पे लेट 60s में, लेट 70s में होता था, लेकिन अभी के टाइम में जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, कुछ फूड ईटिंग हैबिट्स हैं और दूसरे जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, उन सब की वजह से डिमेंशिया जो है वो अर्ली एज में होना स्टार्ट हो गया है। अभी ये 50 लेट 40s में भी डिमेंशिया के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। इट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव डिटोरेशन ऑफ द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शंस। अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करें, मेनली कॉग्निटिव एबिलिटीज इसमें अफेक्ट होती हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमारी रीजनिंग पावर है, हम एवेलेटिंग कोई भी सिचुएशन को एवेलेट कैसे करें, जजिंग है, लर्निंग है, परसीविंग एंड रिमेम्बरिंग, ये कुछ एक कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं जो बेसिकली अल्जाइमर डिजीज में अफेक्ट होती हैं। देन अल्जाइमर डिजीज में जो भी चेंजेस आएंगे वो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। अगर एक बार आपके ब्रेन में जो भी डिपॉजिट्स हो गए, जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जो है, डिजेनरेशन जितना हो गया वो इरिवर्सिबल है, उसको वापस से रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए ही है कि अल्जाइमर डिजीज को जितना जल्दी आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, उतना पेशेंट को हम लॉस से बचा सकते हैं। that lead Alzheimer disease is an irreversible progressive neurodegenerative condition that leads to decline in mental function enough to disrupt daily life. इससे पेशेंट की डेली लाइफ काफी हद तक इफेक्ट होती है। इट कॉजेज प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है, इम्पेयर्ड थिंकिंग, डिसओरिएंटेशन रहेगा, टाइम एंड प्लेस को लेके, चेंजेस इन द पर्सनैलिटी एंड मूड। जैसा कि हमने प्रीवियसली देखा था कि अल्जाइमर डिजीज में बेसिकली क्या हो रहा है, ब्रेन का साइज जो है वो श्रंकन हो रहा है। अब इस इमेज में राइट हैंड साइड में नॉर्मल ब्रेन है एंड लेफ्ट हैंड साइड में ये अल्जाइमर डिजीज का ब्रेन है। तो अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन का साइज श्रंकन हो जाता है। इंसिडेंसेस की अगर बात की जाए तो अल्जाइमर डिजीज जो है बेसिकली ग्लोबली और इन इंडिया बढ़ता ही जा रहा है, और ये बेसिकली एज के साथ में लिंक होता है। डिजीज कंडीशन जो है, about 33% of men and women, ओवरऑल 33% मैन और वुमेन जो हैं 65 टू 74 ईयर एज ग्रुप में, वो सारे अल्जाइमर डिजीज से अफेक्टेड हैं। नियरली हाफ ऑफ दोज, अब इन 33% में से भी 85 एज या फिर 85 से ज्यादा की एज के हैं, वो काफी अफेक्टेड हैं। और अगर एनुअल देखा जाए तो अबाउट 3,60,000 न्यू केसेस ऑफ अल्जाइमर्स आर डायग्नोस्ड ईच ईयर। ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है कि 3,60,000, हर साल 3,60,000 नए केसेस आ रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए अभी इतना अवेयरनेस नहीं है। तो ये 3,60,000 जो केसेस हैं वो भी ओनली वो केसेस हैं जो डॉक्टर के पास मेडिकल हेल्प के लिए पहुंच पाते हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसे मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अकेले रहते हैं, वो लोग इस चीज को एक नॉर्मल एज रिलेटेड समस्या मान लेते हैं कि हाँ, एज के साथ में ये सब दिक्कतें होती हैं, तो वो डॉक्टर के पास अप्रोच भी नहीं कर पाते। तो ये एक्चुअल नंबर नहीं है। ग्लोबल प्रिविलेंस की अगर बात की जाए तो अवर 50 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लिव विद द डिमेंशिया, विद अल्जाइमर बीइंग द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म। और आगे इसका आगे फ्यूचर क्या है अल्जाइमर डिजीज का, तो इसके बारे में है ग्रोथ प्रोजेक्शंस। बाय 2050 द नंबर ऑफ अल्जाइमर केसेस इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल। 2050 तक, क्योंकि इतना सारा कोमॉर्बिडिटी है, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, स्लीपिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है, डाइट प्रॉपर नहीं है, और साथ में स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की वजह से 2050 तक ये नंबर 3 टाइम्स बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे कि अल्जाइमर डिजीज में बेसिकली ब्रेन एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, हमारा मेमोरी डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेमोरी के लिए हमारे कौन कौन से ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं जो बेसिकली मेमोरी के लिए इन्वॉल्व रहते हैं? तो सेवरल क्रिटिकल एरिया ऑफ ब्रेन आर इन्वॉल्व इन मेमोरी प्रोसेसिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन 2 हैं। फर्स्ट वन इज हिप्पोकैम्पस, सेकंड वन इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस का रोल रहता है फॉर्म्स न्यू मेमोरीज। जितनी भी हमारी नई नई मेमोरीज रहती हैं वो हिप्पोकैम्पस में बनती हैं, स्पेशली कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरीज। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्टियल मेमोरी। सेप्टियल मेमोरी मीन्स रिमेम्बरिंग लोकेशंस। हम कोई नई जगह जा रहे हैं, कुछ भी नया कुछ सर्च आउट कर रहे हैं, तो वापस से उस जगह को पहचान पाना, उस जगह पे जा पाना, वो सेप्टियल मेमोरी में आता है। डिस्टेंस का पता कर पाना कि हमें कहीं पे जाना है तो वो कितनी डिस्टेंस है, वो फाइंड आउट करना, वो हमारी मेमोरी में स्टोर रहना। एंड फैक्चुअल मेमोरीज लाइक लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन।
तो हिपोकैम्पस के शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है बेसिकली न्यू इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करता है हिपोकैम्पस में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, हिपोकैम्पस पे इफेक्ट आता है और उस वजह से रिसेंट इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स और कन्वर्सेशंस जो हैं वो पेशेंट भूलने लग जाते हैं। सेकेंड जो ब्रेन स्ट्रक्चर मेमोरी में इन्वॉल्व रहता है वो बेसिकली है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है ब्रेन का, और ये इसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो रोल रहता है वो हायर ऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शंस, ये हायर ऑर्डर ऑफ ब्रेन फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि थिंकिंग है, रीजनिंग, स्टोरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड स्टोरिंग लॉन्ग टर्म मेमोरीज। डिफरेंट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज। अल्जाइमर्स में क्या होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाएगा और उस वजह से पेशेंट जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरीज को रिकॉल नहीं कर पाएगा और थॉट्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो ब्रेन बेसिकली क्या करता है, ब्रेन का काम है जो भी हम कुछ भी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस, जो भी हमने कुछ देखा, प्रोसेस किया, जो भी हम डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी प्रोसेस होती है ब्रेन में। फिर उसके बाद में उनमें से जो मेमोरीज हैं वो स्टोर होती हैं, और जब हमें कुछ नीड होती है उस टाइम पे वो मेमोरी वहाँ से रिट्राइव जो हम करते हैं, पुरानी चीजें याद करते हैं, वो रिट्राइव करते हैं मेमोरी थ्रू द नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू हम पास्ट मेमोरीज को रिट्राइव करते हैं जो भी हमें याद करना होता है। लेकिन अल्जाइमर के केस में ये रिट्राइव मेमोरीज नहीं हो पाता क्योंकि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है वो डैमेज हो रहा है। तो बेसिकली की स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हिपोकैम्पस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हिपोकैम्पस से वो न्यू मेमोरीज को फॉर्म करने में क्रिटिकल फॉर्म प्ले करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो अल्जाइमर के केस में इन दोनों पे ही इफेक्ट आता है, ये दोनों डैमेज हो जाते हैं, होने लग जाते हैं धीरे धीरे, इस वजह से मेमोरीज की लॉस होने लग जाती है। अब इसके इटियोलॉजी की अगर हम बात करें अल्जाइमर्स की, तो अल्जाइमर बेसिकली अननोन इटियोलॉजी का है, और अगर अदर कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो हाउएवर सेवरल फैक्टर आर थॉट टू बी इम्प्लिकेटेड इन द डिजीज। फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर्टेन जीन्स इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो दो फैक्टर आते हैं। फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री, जिन भी लोगों की फैमिली हिस्ट्री रहती है अल्जाइमर्स की, उन लोगों में अल्जाइमर दूसरे लोगों के कंपेयर में जल्दी होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो familial Alzheimer disease, that is early onset Alzheimer disease, linked to gene mutation APP. APP is amyloid precursor protein, and PSN1 and PSN2. PSN1 and PSN2 that is presenilin, इन दोनों में म्यूटेशन हो जाते हैं, and that mutation causes autosomal dominant form of early onset Alzheimer disease. एंड सेकेंड आता है स्पोरेडिक अल्जाइमर डिजीज, जो कि लेट ऑनसेट है। यहाँ पे एसोसिएटेड रहता है विद द APOE E4 जीन वेरिएंट, जो कि लेट ऑनसेट में रहता है। दूसरे कुछ पॉजिटिव फैक्टर हैं लाइफस्टाइल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि मोस्टली डिजीजेज में रहते हैं। लाइफस्टाइल में पेशेंट अगर स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग हैबिट है, फिजिकली इनएक्टिविटी है मोस्टली, क्योंकि अल्जाइमर डिजीज ओल्ड एज का डिजीज है। मोस्टली रिटायरमेंट के बाद में पर्सन फिजिकली इनएक्टिव हो रहा है, मेंटल भी इतना वर्क नहीं रहता, तो फिजिकल इनएक्टिविटी, मेंटल इनएक्टिविटी, डाइट इतनी प्रॉपर नहीं है, पुअर डाइट है, पुअर स्लीपिंग पैटर्न है, lack of mental stimulation may contribute to the development of Alzheimer disease. And last सबसे important cause है amyloid plaques, abnormal deposit of beta amyloid proteins in the brain. ये नीचे एक डायग्राम है इसमें पर्सन के, जो राइट साइड है, राइट साइड नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है, एंड लेफ्ट साइड में श्रंकन ब्रेन विथ अल्जाइमर डिजीज। लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो श्रंकन दिखाया है कि भी अल्जाइमर डिजीज की वजह से श्रंकन हो गया, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है उसमें ये दिखाए गए हैं प्लेक्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये प्लेक्स बने हुए हैं, और इसके साथ में जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स में न्यूरॉन्स टेंगल हो गए, और उस वजह से वो इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर नहीं हो पा रही। इस वजह से जो मेमोरी है, पास्ट मेमोरी है या रिसेंट मेमोरीज है, वो बिल्डअप नहीं हो पा रही है। कॉजेज जैसे बेसिकली अमाइलोइड प्लेक्स जो बन रहे हैं, अमाइलोइड प्लेक्स क्या होते हैं, अमाइलोइड प्लेक्स हैं स्टिकी क्लम्प्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अमाइलोइड बीटा दैट बिल्ड अप इन द स्पेसेस बिटवीन द ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स के बीच में जो भी स्पेस है उसके बीच में अमाइलोइड बीटा प्रोटीन्स जो हैं उनके क्लम्प्स बन जाते हैं,
और इन क्लम्प्स की वजह से जो न्यूरॉन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। और दूसरा टाउ प्रोटीन होता है, सेकंड है न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स जो हैं वो टाउ प्रोटीन है, और ये भी आगे नर्व कंडक्शन को इम्पेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें राइट साइड में हेल्दी ब्रेन हो गया, नॉर्मल ब्रेन, लेफ्ट साइड में ब्रेन विथ अल्जाइमर्स डिजीज। द ब्रेन हैज एट्रोफी ड्यू टू न्यूरोनल सेल डेथ। न्यूरोनल सेल डेथ की वजह से ब्रेन की एट्रोफी हो गई है। पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम बात करें सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो एक तो ये अमाइलोइड बीटा प्रोटीन के प्लेक्स बने हुए हैं, सेनाइल प्लेक्स बने हुए हैं, और दूसरा टाउ प्रोटीन है, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स। इन दोनों की वजह से ब्रेन का साइज श्रंकन हो गया है, और इसमें आगे जो नर्व कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। अब बात आती है अल्जाइमर डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स। तो अल्जाइमर के जो साइन एंड सिम्टम्स है उनको हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इनिशियल स्टेज के, सेकंड है मॉडरेट स्टेज में, और थर्ड है जब सीवियर स्टेज में पेशेंट पहुंच गए हैं उस कंडीशन में। तो फर्स्ट आता है अर्ली स्टेज के सिम्टम्स क्या क्या होंगे अल्जाइमर डिजीज के। तो अर्ली स्टेज सिम्टम जो आएंगे, फर्स्टली पेशेंट को मेमोरी लॉस होने लग जाता है। मेमोरी लॉस में क्या होगा, फॉरगेटिंग रिसेंटली लर्नड इंफॉर्मेशन। जो रिसेंटली इंफॉर्मेशन लर्न हुई है वो भूलने लग जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स भूलने लग जाता है। और इन सब की वजह से पेशेंट क्या करेगा, रिले ऑन मेमोरी एड्स लाइक रिमाइंडर्स डालेगा फोन में, फैमिली मेंबर्स को भी बार बार कन्वे करना कि मुझे ये चीजें याद दिला देना, फॉर द थिंग्स दैट इजीली हैंडल्ड। एंड नेक्स्ट डिफिकल्टी प्लानिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंज इन मेकिंग प्लान्स। कोई भी प्लान बनाना है उसमें बहुत डिफिकल्टी होगी। फॉलोइंग ए फैमिलियर रेसिपी, पहले जो भी पर्सन है बहुत इजीली कुछ भी किचन में कुक करना है, चाय बनाने की क्या प्रोसेस होती है वो प्रॉपर फॉलो कर पा रहे हैं, लेकिन इस डिजीज के साथ साथ में धीरे धीरे फेमिलियर थिंग्स पे वो भूलने लग जाता है। डिफिकल्टी विथ कॉम्प्लेक्स टास्क, तो डेफिनेटली डिफिकल्टी होती ही होती है। ट्रबल कंप्लीटिंग फेमिलियर टास्क, फेमिलियर टास्क जैसे कि कहीं कहीं पे जाना है, उसको फेमिलियर लोकेशन जहां ड्राइव करके जाना था वो जगह अब वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ट्रबल मैनेजिंग हाउस होल्ड टास्क। नेक्स्ट है कंफ्यूजन विद टाइम एंड प्लेस, लूजिंग ट्रैक ऑफ डेट्स एंड सीजन्स। कौन सी डेट चल रही है, कौन सा सीजन चल रहा है वो भी धीरे धीरे भूलने लग जाता है। फॉरगेटिंग वेयर दे आर, वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ कौन सी जगह आ गए हैं, वो कहीं निकल जाते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं कि वो यहाँ कैसे आए और किस तरह से पहुंच गए यहाँ पे। उनका जजमेंट पावर है वो पुअर हो जाता है। इसके साथ में ट्रबल अंडरस्टैंडिंग विजुअल इमेजेस एंड सेप्टियल रिलेशनशिप। सेप्टियल रिलेशनशिप मीन्स लोगों के फेसेस वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, कि किसी को देखा, किसी से बहुत बार मिले हैं बट फिर भी कौन है वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टेंस को जज नहीं कर पा रहा कि कहीं जाना है कितनी डिस्टेंस है, कैसे जाएंगे वहां पे, प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मिसप्लेसिंग ऑब्जेक्ट, प्लेसिंग आइटम इन अनयूजुअल लोकेशन एंड बीइंग अनएबल टू रिट्रेस स्टेप्स टू फाइंड देम। में अक्यूज अदर फॉर स्टीलिंग ड्यू टू मेमोरी गैप्स, खुद ही सामान रख के भूल जाएगा और उसको इल्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स रहते हैं, उस वजह से वो खुद सामान रख के भूलेगा और उसके बाद में उसको ये लगेगा कि किसी ने उसका वो सामान चुरा लिया है। तो अर्ली साइंस की जो हम प्रीवियस स्लाइड्स में देख रहे थे, मेमोरी लॉस है, मूड चेंजेस रहेंगे, मिसप्लेसिंग बिलोंगिंग्स, सामान कहीं पे रख के भूल गए हैं, हार्ड टू कंप्लीट फैमिलियर टास्क, जो हमेशा करते रहते थे वो काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन ऑफ द टाइम एंड प्लेस। नेक्स्ट है सोशल विड्रॉल, सोशली कनेक्ट नहीं करेगा पर्सन, जजमेंट पावर पुअर हो जाएगा, स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट एंड चेंजेस इन द विजन। ये कुछ अर्ली वार्निंग साइन है, यदि ये साइंस पेशेंट में है तो उसको डेफिनेटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, कि मेमोरी लॉस हो रहा है, डिफिकल्टी कोई भी एक्टिविटी प्लान नहीं कर पा रहा है, कहीं कोई कम्युनिकेशन किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, उस इंटरेक्शन में वो प्रॉपर क्या उसे बोलना है, प्रॉपर वर्ड्स फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, डिसओरिएंटेशन है कि वो कहीं कहीं गया है फेमिलियर जगह पे और वहां पे जाके वो भूल जा रहा है कि मैं यहाँ कैसे आया और वापस अपने घर कैसे जाऊं। नेक्स्ट है मॉडरेट स्टेज के सिम्टम। मॉडरेट स्टेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज से थोड़े से सिम्टम एडवांस हो गए, इंक्रीजिंग मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन है, फॉरगेटिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट अपनी पर्सनल हिस्ट्री भी भूल गए हैं, बिकमिंग कंफ्यूज अबाउट वेयर दे आर एंड व्हाट द डे इज, कि वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं और आज कौन सा दिन है, आज क्या डे है, कौन सी डेट है। और जिससे भी बात करेंगे वो रिपीटेडली आस्किंग द सेम क्वेश्चंस।
नेक्स्ट, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग डेली टास्क। डेली टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, मैनेजिंग फाइनेंसेस, शॉपिंग, कुकिंग, ये सब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है चेंजेस इन द बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। उनमें मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, सडन बिकमिंग एजिटेटेड, एंक्सियस, इजीली अपसेट एंड विड्रॉल फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज एंड हॉबीज। इन सब की वजह से वो सोशल एक्टिविटीज से विड्रॉ कर जाएंगे, और जो भी किसी टाइम में उनकी बहुत अच्छी एक हॉबी होती थी उससे भी वो विड्रॉ कर लेते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अल्जाइमर के पेशेंट्स में कि वो जब भी एडवांस स्टेज में जाते जाते हैं वैसे वैसे वो लैंग्वेज के किसी से बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो राइट वर्ड क्या बोलना है, क्या बात करनी है, वो कन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। स्पीच में भी रिपीटेटिव, अनक्लियर एंड हार्ड टू फॉलो। नेक्स्ट, डिफिकल्टी विथ पर्सनल केयर। पेशेंट फॉरगेट टू बाथ, नहाना भूल जाएगा, ब्रशिंग द टीथ ये भी भूल जाएगा, इवन कपड़े चेंज करना, बटनिंग अनबटनिंग, ये भी उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते जाता है। रिक्वायरिंग हेल्प विद द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सच एज ड्रेसिंग और ईटिंग। नेक्स्ट है सीवियर स्टेज सिम्टम। सीवियर स्टेज सिम्टम्स में क्या होगा? सीवियर मेमोरी लॉस है, रिकॉग्नाइज इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज लव्ड वंस, जो उसके बहुत लविंग फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। इवन एंड स्टेज में जाके ये तक होता है कि पेशेंट अपने आप को खुद को भी मिरर में देखेगा तो वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मिरर में वो किसे देख रहा है। फॉरगेटिंग हाउ टू परफॉर्म बेसिक टास्क लाइक वॉकिंग, स्वेलोइंग एंड सिटिंग अप। इतने बेसिक चीजें, चलना कैसे है, कुछ खाया है तो उसको स्वेलो कैसे करना है और बैठना कैसे है, ये तक भूलने लग जाता है। ये बहुत एडवांस स्टेज के सिम्टम्स हैं। कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर्स। अल्जाइमर के बारे में डॉक्टर्स का भी हमेशा ये कहना होता है कि अल्जाइमर सिर्फ पेशेंट्स के लिए क्रिटिकल कंडीशन नहीं, इवन केयर गिवर्स के लिए भी, क्योंकि ये सारा जो रोल रहता है, अगर केयर गिवर फैमिली मेंबर है या फिर कोई दूसरा हॉस्पिटल स्टाफ है तो उन लोगों के लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज के लिए पेशेंट डिपेंडेंट है। आपका सोना, उठना, बैठना, चलना फिरना, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, हर चीज के लिए डिपेंडेंसी हो जाती है। Need help with all activities including eating, using the toilet, personal hygiene, difficulty communicating verbally, and loss of physical function. एंड आते आते पेशेंट को डिप्रेशन एंड एंजाइटी होने लग जाता है, इंक्लूडिंग मूड चेंजेस, इरिटेबिलिटी एंड एपैथी, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स भी होने लग जाते हैं पेशेंट को, सीइंग और हियरिंग थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट, दिस इज हेलुसिनेशन, और बिलीविंग इन थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, डिल्यूजन्स। डिल्यूजन हेलुसिनेशन बहुत कॉमन है एंड स्टेज में आके। एंड पैरानोया, डेवलप सस्पिशन अबाउट अदर्स सच एज बिलीविंग पीपल आर स्टीलिंग और प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, ये भी एंड स्टेज में आके बहुत ही कॉमन कंडीशन हो जाती है। वॉन्डरिंग, इंडिविजुअल में वॉक अवे फ्रॉम होम एंड बिकम लॉस्ट इवन इन द फेमिलियर प्लेसेस। सीवियर स्टेज में पेशेंट कई बार घर से बाहर चला जाता है, कहीं जाएगा और उसके बाद में वो वहीं जाके रह जाता है, वापस घर आना भूल जाता है। इवन अगर पर्सन टेरिस पे चला गया तो उसे ये नहीं समझ में आएगा कि वापस नीचे कैसे जाना और मैं कहाँ हूँ। मेमोरी लॉस एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसमें बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाता है। डिसोरिएंटेशन एंड कंफ्यूजन है, टाइम एंड डेट्स और प्लेसेस के बारे में डिसोरिएंटेड रहेगा। डिफिकल्टी विथ लैंग्वेज, बातें करेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज में क्या बोलना है, क्या बात करनी है, एग्जैक्ट वर्ड फाइंड आउट नहीं कर पाना। डेली टास्क में डिफिकल्टी होने लग जाती है, ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, कुकिंग एंड मील प्रिपरेशन, ड्राइविंग एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें, जैसे कि एफेजिया है। एफेजिया में वही की डिफिकल्टी रहेगी स्पीच में, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में डिफिकल्टी फाइंडिंग, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहा है तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग इन वर्ड्स, स्पीकिंग इन कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, और जो सामने वाला बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है एग्नोसिया। एग्नोसिया का मीनिंग है डिफिकल्टी रिकॉग्नाइजिंग फेमिलियर ऑब्जेक्ट। फेमिलियर ऑब्जेक्ट है, फेमिलियर पीपल है, फेमिलियर साउंड है, उन सबको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड थर्ड है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का मीनिंग होता है डिफिकल्ट परफॉर्मिंग पर्पसफुल मूवमेंट। पर्पसफुल मूवमेंट लाइक ड्रेसिंग है, ईटिंग है, अनड्रेसिंग है, कोऑर्डिनेटेड टास्क जैसे चलना फिरना, ये सारी चीजें भी उसकी काफी हद तक इम्पेक्ट हो जाती है, उसे एफ्रीजिया बोलेंगे। इसीलिए ये इतनी ड्रेडफुल डिजीज है, इवन लास्ट स्टेज में आके पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, बहुत सारे अदर कोमोर्बिडिटीज ऐड होके, इसलिए इसका अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। सिम्टम्स मोस्टली हमने पीछे कवर कर लिए थे, जैसे कंफ्यूजन ऑफ टाइम एंड प्लेस, ट्रबल फॉलोइंग कन्वर्सेशन, मेमोरी लॉस, ट्रबल विथ फैमिलियर टास्क,
misplacing things and changes in the mood or personality. अब आता है अल्जाइमर डिजीज के साइन एंड सिम्टम हो गए। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस करवा सकते हैं पेशेंट में, जैसे कि एमआरआई। एमआरआई से क्या डिटेक्ट होगा? एमआरआई डिटेक्ट ब्रेन एट्रोफी, जो कि अल्जाइमर डिजीज जो है उसमें ब्रेन हेल्दी ब्रेन के कंपेयर में जो अल्जाइमर का ब्रेन है वो एट्रोफीड हो जाता है, श्रंकन हो जाता है। तो एमआरआई से हम ब्रेन की एट्रोफी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में जो ब्रेन की एट्रोफी हुई वो फाइंड आउट हो जाएगी। डिटेक्ट ब्रेन श्रिंकेज। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम करवा सकते हैं सिटी स्कैन। सिटी स्कैन एमआरआई के कंपेयर में कम हेल्पफुल है, लेकिन ये दूसरे जो ब्रेन डिसऑर्डर्स है उनको रूल आउट कर सकता है सिटी स्कैन। थर्ड है पेट स्कैन। पेट स्कैन जो है, पेट स्कैन से अमाइलोइड प्लेक्स जो हैं, जो कि अमाइलोइड बीटा अमाइलोइड प्रोटीन के जो प्लेक्स बन गए थे ब्रेन में, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो पेट स्कैन जो है वो अमाइलोइड प्लेक्स को फाइंड आउट करता है, जो कि अल्जाइमर डिजीज का हॉलमार्क है, और इसको दूसरे डिमेंशिया से डिफरेंशिएट करता है पेट स्कैन। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसमें आता है मिनी स्टेटमेंट मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, MMSE। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टैंडर्ड टेस्ट दैट स्कोर वेरियस कॉग्निटिव डोमेन्स। इसमें कॉग्निटिव डोमेन्स जो हैं उनको देखते हैं, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज, सेप्टल स्किल्स, ये सारी इन सब का स्टडी किया जाता है। और इसमें जो स्कोर रहता है पेशेंट का वो आउट ऑफ 30 पॉइंट्स रहता है। लोअर स्कोर सजेस्ट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। अगर आउट ऑफ 30 स्कोर्स का बहुत लो है तो दैट इंडिकेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, तो इसमें ओरिएंटेशन हो गया, कुछ भी हम जो भी ब्रेन की डेली एक्टिविटीज है वो कितना उन एक्टिविटीज से अपने आप ब्रेन में कुछ रजिस्टर कर पा रहा है, अटेंशन, रिकॉल और लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्लॉक ड्राइंग टेस्ट। ये क्लिनिकली ओपीडीज में परफॉर्म किया जा सकता है कि पेशेंट को एक ब्लैंक पेपर और पेन दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि क्लॉक फेस ड्रॉ करना है, तो क्लॉक फेस ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट इमेज जो है वो हेल्दी पर्सन ने क्लॉक फेस ड्रॉ किया है, और अल्जाइमर जो है, अल्जाइमर में जैसे उसका कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस वजह से ड्राइंग जो है क्लॉक फेस ड्रॉ किया है उसने, वो प्रॉपर सर्कल भी नहीं बन पाया है, और ये डिजिट्स के बीच में गैप जो है वो डिसिमिलर गैप रह रहा है, प्रॉपर क्लॉक नहीं बना पाया है। ये तो हो गए इसके इन्वेस्टिगेशंस। अब आता है अल्जाइमर डिजीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे मेन चीज है कि हम लाइफस्टाइल या डाइट पे फोकस करें। तो फर्स्ट थिंग आती है डाइट फॉर प्रिवेंशन। जैसा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी डिजीज के डेवलप होने में या किसी भी डिजीज के प्रोग्रेशन को रोकने में। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग वाइडली नोन दैट डाइट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट्स प्रिवेंशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज, स्टडीज सजेस्ट दैट एंटी इन्फ्लामेटरी डाइटरी पैटर्न, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो रहेगी वो अल्जाइमर डिजीज को काफी हद तक चेक कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। उसमें बेसिकली आता है मेडिटेरेनियन डाइट एंड डैश डाइट। मेडिटेरियन डाइट एंड डैश डाइट जो है वो बेनिफिशियल इफेक्ट है अल्जाइमर डिजीज को प्रिवेंट करने में। डैश डाइट है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जो भी हाइपरटेंशन को रोकने के लिए जो डाइट है, जैसे कि लाइक ऑयली फूड का इंटेक कम करना, सॉल्ट इंटेक कम करना, ये सारी जो भी डाइट जो हम हाइपरटेंशन के लिए सजेस्ट करते हैं वो डाइट प्लस मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट में क्या आता है? मेडिटेरियन डाइट इज एन ईटिंग पैटर्न दैट एम्फासिस फ्रेश फ्रूट। इसमें फ्रेश फ्रूट रहेंगे, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लेग्यूम्स, हेल्दी फैट्स, मॉडरेट्स, सी फूड एंड लिमिटेड डेयरी प्रोडक्ट। ये मेडिटेरियन डाइट में आएगा। 50% फ्रूट एंड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है, और 25% प्रोटीन है। और प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन जो है वो मोस्टली प्लांट बेस्ड प्रोटीन होगा, एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं रहता। और इवन डेयरी प्रोडक्ट वो भी लिमिटेड रहेंगे। तो ये मेडिटेरियन डाइट, और मेडिटेरियन डाइट के ऊपर रिसर्च भी पब्लिश हो चुके हैं कि ये मेडिटेरियन डाइट अगर अल्जाइमर के पेशेंट को हम देते हैं तो डिजीज को वर्सनिंग कंडीशन है वो काफी हद तक चेक इन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। मेडिटेरियन डाइट में क्या क्या आता है? प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, एंड सी फूड भी कुछ क्वांटिटी में लिया जा सकता है, जैसे फिश एंड अदर सी फूड जिनमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट मॉडरेट अमाउंट में लिया जा सकता है।
एंड मेडिटेरियन डाइट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट में रिच होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करती है और अल्जाइमर डिजीज को भी रिड्यूस करती है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल सपोर्ट फॉर द डिजीज। कॉग्निटिव एंगेजमेंट, जैसे कि मेंटल स्टिमुलेशन। मेंटल स्टिमुलेशन के लिए क्या है, पर्सन को हम इंस्पायर कर सकते हैं कुछ भी न्यू स्किल्स लर्न करना, इंगेजिंग इन कॉग्निटिव टास्क, इम्प्रूव ब्रेन प्लास्टिसिटी, एग्जाम्पल पजल्स वगैरह, रीडिंग, लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज और इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, यूज इट और लूज इट थ्योरी। रेगुलरली ब्रेन को कोई ना कोई चैलेंजिंग एक्टिविटी देना, इससे भी हम काफी हद तक अल्जाइमर डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ चैलेंज ब्रेन को दिया जाए। नेक्स्ट है सोशल कनेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल कनेक्शन। सोशली एक्टिव इंडिविजुअल्स आर एट लोअर रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन। इंटरेक्शन विथ अदर पीपल्स के साथ इंटरेक्शन से क्या होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, मूड एनहांस होगा, स्टिमुलेट कॉग्निटिव प्रोसेस। सोशली एक्टिव रहने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज की जा सकती है, वॉलेंटरली कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी इवेंट्स। स्लीप हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हाइजीन आज के टाइम में जैसे कि सारा डिजिटल एरा है, तो हर कोई सोते टाइम फोन या फिर लैपटॉप यूज कर रहा है, उनसे जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो हमारी स्लीप साइकिल को, हमारा जो सिरकेडियन रिदम है उसको काफी तक इम्पेक्ट करता है, हमारे मेलानिन सिक्रेशन को इम्पेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि अभी रात है या दिन है। इस वजह से स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होती है। तो रोल ऑफ स्लीप इन ब्रेन हेल्थ, ड्यूरिंग स्लीप द ब्रेन क्लियर्स वेस्ट। स्लीप में ब्रेन वेस्ट को क्लियर करता है और बॉडी भी हमारी काफी हद तक वियर एंड टियर को रिपेयर करती है। तो ड्यूरिंग स्लीप द ब्रेन क्लियर्स वेस्ट इंक्लूडिंग बीटा अमाइलोइड प्लेक्स। बीटा अमाइलोइड प्लेक्स जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है अल्जाइमर का, तो उनको भी वो क्लियर करता है ड्यूरिंग स्लीप। पुअर स्लीप इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन। नेक्स्ट, इंप्रूविंग स्लीप हाइजीन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश अ रेगुलर स्लीप शेड्यूल, अवॉइड कैफीन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एट बेड and create a calming bedtime routine. Next है stress management. Chronic stress की वजह से क्या होगा, cortisols के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं और cortisol लेवल इंक्रीज होगा तो डैमेज कर देता है ब्रेन सेल्स को और मेमोरी को अफेक्ट करेगा। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक जैसे कि माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एंड योगा, ये सब भी अल्जाइमर्स को काफी तक रोकता है। कुछ एक फूड है जैसे कि हेल्दी डाइट, रीडिंग ऑफ बुक्स है, कुछ गेम्स है जैसे कि चेस, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लॉजिकल कुछ गेम्स हो गए, स्मोकिंग को रिड्यूस करना है, अल्कोहल इंटेक नहीं लेना है, और आपका सोशल सर्किल अगर एक्सपेंड होगा तो भी काफी हद तक हम अल्जाइमर से बच सकते हैं। अब आता है होम्योपैथिक मैनेजमेंट अल्जाइमर्स के लिए। इसमें फर्स्ट मेडिसिन है अगेरिकस मस्क्यूरिस। अगेरिकस का रोल है फॉर मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। मेमोरी लॉस, this remedy is particularly helpful when the memory loss is accompanied by confusion and disorientation. memory loss है, memory loss के साथ में patient को confusion और disorientation रहता है। individuals may forget recent event or having difficulty remembering names and faces. नेक्स्ट, ऑरम आयोड। ऑरम आयोड बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ऑरम आयोड का रोल तब आता है जब मेंटल अफेक्शंस आफ्टर एलोपैथिक ट्रीटमेंट फॉर हार्ट डिजीज। अल्जाइमर डिजीज जैसे कि एल्डरली डिजीज है और लेट लाइक 60s 70s में हो रही है, तो उस टाइम तक पेशेंट को बहुत सारे हार्ट डिजीज भी हो चुके हैं, तो उन हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम से अगर कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है और उसके बाद में उस पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को कोई मेंटल अफेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में ऑरम आयोड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें चेंजेबल मूड रहेगा पर्सन का, समटाइम वेरी हैप्पी एंड समटाइम वेरी डिप्रेस्ड, alternating state between cheerfulness and anxiety. Next medicine, ginkgo biloba, for improving blood flow and cognitive functions. Ginkgo biloba is a natural remedy with a long history of use in traditional medicines में बहुत टाइम से यूज हो रहा है, और होम्योपैथी में ये कॉग्निटिव फंक्शंस को और ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्राह्मी या Bacopa muneri. It has a tendency to build up memory and improving learning abilities, especially in elderly people. Memory loss in
ओल्ड एज विथ हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर ओल्ड एज पर्सन में मेमोरी लॉस के साथ में अगर हॉर्सनेस ऑफ थ्रोट रह रहा है तो ये ब्राह्मी या बकोपा मुनेरी बहुत अच्छा वर्क करती है, और इवन कुछ जगह पे इसको ब्रेन टॉनिक की तरह भी यूज किया जाता है लोअर पोटेंसीज में। नेक्स्ट है विथानिया सोमनिफेरा या अश्वगंधा, successfully used in all cases of debility, nervousness, brain fag and loss of memory के केसेस में विथानिया सोमनिफेरा का भी बहुत अच्छा वर्क है। नेक्स्ट एम्ब्राग्रीसिया। एम्ब्राग्रीसिया इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूज रेमेडी फॉर अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स के केसेस में एम्ब्राग्रीसिया यूज नहीं किया जाता, बट ये बहुत अच्छी रेमेडी है वुमेन्स के केस में। फीमेल्स हिस्टेरिकल ओल्ड एज फीमेल है और हिस्टेरिकल उसका अगर आ रहा है तो उस केस में ये एम्ब्राग्रीसिया का काफी अच्छा रोल है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में फॉरगेटफुलनेस ऑफ रिसेंट इवेंट्स, डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग नेम्स एंड प्लेसेस, confusion and fearfulness at night, impaired judgment and reasoning, aversion to change and anxiety about future. Next, Baraita-Carb. Baraita-Carb बहुत important medicine है। Mental weakness and immaturity, loss of memory, especially in old age, indecision and confusion of mind, difficulty in understanding and learning new things. New things को learn नहीं कर पा रहे, childish behavior रहेगा elderly patients में भी, hesitant, slow to answer of the questions. Next, anacardium oriental. anacardium में mental dullness and confusion रहेगा, यहाँ पे feeling of two wills opposing each other. memory weakness है, difficulty recalling recent events, names and conversation. profound forgetfulness रहेगी, person may forget appointments, people they know well and what they are just doing. सेंसेशन ऑफ ड्यूलिटी और कंफ्यूजन रहेगा खुद की आइडेंटिटी के बारे में भी, मेंटल डलनेस और फॉरगेटफुलनेस अबाउट डेली एक्टिविटीज भी रहते हैं। नेक्स्ट एल्यूमिना। एल्यूमिना में है मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन रहेगा, डिसओरिएंटेड रहेगा पर्सन, स्लो कॉम्प्रिहेंशन रहता है, डिफिकल्टी इन थिंकिंग, फील्स लॉस्ट इन फेमिलियर प्लेसेस, फॉरगेटिंग डेली रूटीन को फॉरगेट कर जाएगा, ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस। नेक्स्ट कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब में आता है फॉरगेटफुलनेस विद कंफ्यूजन, पुअर कंसंट्रेशन एंड मेंटल फैटिग, टेंडेंसी टू ड्वेल ऑन इमेजिनरी फियर और डिजायर टू बी अलोन, एवर्जन टू कंपनी। नेक्स्ट ओमिका। नेक्स्ट ओमिका में जो मेंटल अफेक्शन आएगा वो मेंटल ओवर एग्जर्शन की वजह से रहता है, फॉरगेट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को फॉरगेट कर जाता है, इरिटेबिलिटी एंड इम्पेशेंस रहेगा, एंगर बहुत ज्यादा रहता है इसमें, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, माइंड कॉन्स्टेंटली रेसिंग, नर्वस टेंशन रहेगी, ओवर सेंसिटिव रहता है पर्सन नॉइज एंड लाइट के लिए, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस ड्यू टू मेंटल स्ट्रेन, डिजायर रहेगी उसमें स्टिमुलेंट्स की जैसे कि कॉफी, अल्कोहल, इन सब की डिजायर रहती है क्योंकि वो मेंटली बहुत ओवर वर्क करता है अलर्ट रहने के लिए। मेमोरी लॉस ड्यू टू एक्सेसिव वर्क एंड स्ट्रेस की वजह से उसको मेमोरी लॉस रहेगा, एवर्जन टू इंटरप्शंस, अल्टरनेटिंग मूड रहेगा इसमें। नेक्स्ट है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका में एक्सट्रीम फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट थॉट्स, मेंटल कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, फील्स टाइम मूव्स टू स्लोली, रेस्टलेस माइंड, फुल ऑफ स्ट्रेंज आइडियाज, सडन ऑनसेट ऑफ मेमोरी इश्यूज। नेक्स्ट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में मेमोरी लॉस विद कंफ्यूजन अबाउट वर्ड्स एंड प्लेसेस, sensitive, emotionally unstable, anxiety about health and often unfounded fears, loss of concentration and easily distracted, restless रहता है anticipatory fears से, और desire रहती है इसमें cold food and cold drinks की, fear of being alone. कालीफोर्स। कालीफोर्स में mental and physical exhaustion leading to forgetfulness, mental और physical exhaustion की वजह से forgetfulness आती है इसमें, पुअर कंसंट्रेशन, वीक मेमोरी रहेगी, नर्वसनेस एंड इरिटेबिलिटी, डलनेस एंड कंफ्यूजन। नेट्रम सेल्फ। नेट्रम सेल्फ में है कंफ्यूजन विद मेमोरी प्रॉब्लम्स, स्लो मेंटल प्रोसेस, इजीली इरिटेटेड स्पेशली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर में absent minded, forgets daily activities, confusion especially in the morning, poor memory,
mental fatigue after short exertion, tendency to neglect personal hygiene. Next, mosquito, extreme forgetfulness, even forgets identity at times, sudden onset of disorientation and confusion, cannot focus on mental tasks, and sleepiness, कुछ भी मेंटल वर्क करेगा उस टाइम उसको नींद आती रहती है. कॉनियम मैक, प्रोग्रेसिव मेंटल वीकनेस रहेगी. उसके साथ में पेशेंट को कंफ्यूजन भी रहेगा. डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन एंड मेमोरी रिटेंशन, फॉरगेट रिसेंट इवेंट्स को फॉरगेट कर जाता है बट रिमेंबर डिस्टेंट वंस. इमोशनल डिटैचमेंट रहता है, इनडिफरेंट रहेगा लव्ड वंस के लिए. नेक्स्ट ऑरम मैट. ऑरम मैट में प्रोफाउंड डिप्रेशन एंड मेलनकॉली रहेगी. सुसाइडल टेंडेंसीज रहती हैं. लॉस ऑफ मेमोरी, और इसमें ऑरम मैट में लॉस ऑफ मेमोरी रिसेंट इवेंट्स के लिए रहता है. मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन, ओवर सेंसिटिव रहता है पेशेंट, और डिजायर सॉलिट्यूड रहती है. नेक्स्ट हायोसाइमस. हायोसाइमस में सस्पिशियसनेस, पैरानोइया विथ मेमोरी लॉस रहता है. वायलेंट आउटब्रस्ट एंड इनअप्रोप्रिएट लाफ्टर रहेगा. डिल्यूजन, थिंग्स पीपल आर प्लॉटिंग अगेंस्ट देम. नेक्स्ट सीपिया. सीपिया में इंडिफरेंस रहता है, इनडिफरेंट टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड सराउंडिंग्स. मेमोरी वीकनेस रहेगी, फॉरगेट नेम्स एंड फेसेस. एपैथी टुवर्ड्स लाइफ रहता है. डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी पेशेंट काफी एपैथेटिक रहती है. इरिटेबिलिटी, इजीली एंगर्ड, फील्स मिसअंडरस्टूड. डिप्रेशन स्पेशली बिफोर मेंसेस और मेनोपॉज. लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली एंजॉयबल एक्टिविटीज. डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, डिसलाइक कंपनी. lack of emotional connection with loved ones. Next, sickle core, slow mental function, progressive memory decline, feels cold but does not want to be covered. Loss of memory or difficulty in remembering recent events. Stramonium. Stramonium में रहता है sudden confusion and does not recognize familiar faces. और काफी एंग्री रहता है पेशेंट. वायलेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर विथ मेमोरी इश्यूज. प्लम्बम मैट. प्लम्बम मैट में सीवियर मेमोरी लॉस है विथ एपैथी एंड इनडिफरेंस. प्लम्बम मैट में फियर ऑफ बीइंग किल्ड भी रहता है. नेक्स्ट है जिंकम मैट. जिंकम मैट में वीक मेमोरी, डिफिकल्टी विथ फोकसिंग, मेंटली एग्जॉस्ट रहता है. कंफ्यूजन, डिफिकल्टी रिकॉलिंग रिसेंट कन्वर्सेशंस. Restlessness, especially in the legs, accompanied by memory loss. Constant need to move, can't sit still. Constantly legs को move करता रहेगा, और उसके साथ में अगर memory loss है तो जिंकम मैट हम सोच सकते हैं. नेक्स्ट एक केस डिस्कशन है. हमारे यहाँ हॉस्पिटल, कॉलेज के हॉस्पिटल में एक पेशेंट चल रहा है. 8 जुलाई को फर्स्ट टाइम आया था. ये 74 ईयर्स के एक मेल हैं. ये पहले एक्स जेईएन थे, और इनकी प्रेजेंट कंप्लेंट थी कि ये फॉरगेटफुलनेस था इनको लास्ट 10 ईयर्स से. रिटायरमेंट 74 ईयर्स के हैं, तो रिटायरमेंट जो हुआ उससे थोड़ा पहले से इनको फॉरगेटफुलनेस थी. कंफ्यूजन रहता था इनको अपने सराउंडिंग्स को लेके. नॉन पर्सन्स जो हैं अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भूल जाते थे कई बार, कि फेस याद है लेकिन याद नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे 1-2 दिन पहले मिले उनको भी भूल जा रहे थे. एंगर इश्यूज थे इनमें बहुत ज्यादा. अपनी वाइफ पे वो चीजें फेंक देते थे, स्पेशली वाइफ के साथ ही, क्योंकि बच्चे उनके बाहर रहते थे तो वाइफ पे ही वो गुस्सा निकालते थे. कुछ भी हाथ में है वो गुस्सा आया तो फेंक दिया. वेन इन एंगर, और कुछ कभी कभी वो गुस्से में घर से बाहर भाग भी जाते थे. डज नॉट लेट एनीवन स्लीप इन द हाउस, और दूसरे किसी को रात को अगर वो खुद नहीं सो रहे हैं तो किसी दूसरे को भी नहीं सोने देंगे. इसके अलावा फिजिकल जनरल्स में देखें तो उनका जो वर्टेक्स पार्ट था, हेड है, टॉप ऑफ द हेड है, वो बहुत ही हॉट फीलिंग रहती थी वहां पे. और गुस्सा या फिर नॉर्मल कंडीशंस में भी, तो उस कंडीशन में वो अपने सर पे ठंडा ठंडा पानी डालते तो उससे उनको ठीक लगता था. नॉट विश टू ब्रश. अब कभी भी जो पेशेंट थे वो ब्रश भी नहीं करना चाहते थे. दैट्स वाई ही हैड बैड ब्रेथ. केस टेकिंग के टाइम पे उनकी ब्रेथ जो है बहुत ही बैड थी. एपिटाइट उनकी हमेशा लो रहती है. पेशेंट जो था वो सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड था. उनका कहना था कि वो 3 से 4 दिन के बाद में स्टूल जाते हैं, और जो स्टूल है, स्टूल का जो करेक्टर था वो बहुत ही हार्ड स्टूल, एक्सट्रीमली पेनफुल स्टूल, हैज टू
स्ट्रेनिंग ट्रिपल प्लस थी, इतना ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ रहा था स्टूल के टाइम पे कि इस वजह से डेफिकेशन था वो उनका बहुत ही पेनफुल था। इवन कई बार वो डेफिकेशन के टाइम उनको रोना आ जाता था, इतना पेनफुल। और कभी कभी इतना ज्यादा स्ट्रेनिंग की वजह से उनको ब्लीडिंग भी हो जाती थी। हेमरॉइड्स नहीं थे बट एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की वजह से ब्लीडिंग भी हो जाती थी। प्रोफ्यूज फाउल स्मेलिंग स्वेट था, हॉट पेशेंट, डिजायर फॉर स्वीट्स, थर्स्टलेस, स्लीपलेस। पास्ट हिस्ट्री हाइपरटेंशन की रही 15 ईयर से, फॉरगेट थिंग्स इवन वाइल इन कन्वर्सेशन। केस टेकिंग के टाइम पे भी अपने बारे में कुछ बताते बताते चीजें बीच बीच में भूल जा रहे थे। एपिटाइट डिक्रीज है, स्वीट्स की डिजायर है, डिस्ट्रक्टिव थे, वाइफ पे चीजें उठा के फेंकना, कॉन्स्टिपेटेड विद स्ट्रेनिंग, हॉट पेशेंट, कैन नॉट बियर हंगर। उनको भूख कम लगती है लेकिन जब भूख लग गई उस टाइम उनको खाना चाहिए ही होता है। एंड अनहाइजीनिक थे। इन सारे सिम्टम्स के बेसिस पे उस टाइम उनको सल्फर 30 का 1 डोज दिया गया अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक के लिए, साथ में रुब्रम 15 डेज के लिए। उसके बाद में पेशेंट का जो फॉलोअप्स है, नेक्स्ट विजिट पे वो 22 जुलाई को आए। 22 जुलाई को आए तो उनका कॉन्स्टिपेशन जो था वो काफी इम्प्रूव था। डेफिकेशन जो था वो 1 डे गैप पे उनको डेफिकेशन हुआ और स्ट्रेनिंग भी उनका कम था। तो इस टाइम पे उनको सल्फर 30 का 1 डोज ही रिपीट किया गया। फिर उसके बाद में वो आए 5 अगस्त को। 5 अगस्त को वो मेंटली थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, एंगर उनका कम था और वो खुद से ब्रश करना ही लग गए थे अपने टीथ। अदरवाइज उन्होंने ब्रशिंग ऑफ द टीथ है वो छोड़ दिया था, वो ब्रश नहीं करते थे, कितना भी इंसिस्ट करो वो ब्रश नहीं करते थे। और इस टाइम वो खुद से ब्रश कर रहे हैं। इस टाइम पे उनको सल्फर 30 दिया गया और साथ में रुब्रम दिया गया। उसके बाद में वो नेक्स्ट फोर्थ विजिट उनका था 19 अगस्त। उस टाइम पे कॉन्स्टिपेशन नहीं था, स्टूल उतना हार्ड नहीं था। ओवरऑल ये अपनी सेल्फ केयर भी कर रहे थे, एंगर भी उनका रिड्यूस था। इस टाइम पे उनको रुब्रम दिया गया। उसके बाद में अभी 2 सितंबर को आए। 2 सितंबर का जो विजिट था उसमें इनको एंगर इशू इस बार था, बीच में एंगर उनका कम हो गया था, अभी उनका एंगर वापस से आया। तो अभी इस टाइम इनको सल्फर 30 का 1 डोज रिपीट किया गया और रुब्रम दिया गया है। अभी लास्ट विजिट पेशेंट का 16 सितंबर को आए थे, 16 के बाद में अभी नहीं आए हैं। तो अभी इनका एंगर रिड्यूस है और पेशेंट थोड़ा काम स्टेट में है, तो अभी उनको रुब्रम दे दिया गया है। अभी पेशेंट केस चल ही रहा है लेकिन मेंटली और फिजिकली काफी चीजें इम्प्रूव्ड हैं। दैट्स इट, थैंक यू। आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था डॉक्टर अंशुल जी। थैंक यू सर। आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। हाँ हाँ, अल्जाइमर डिजीज के विषय में आपने बड़ा अच्छा चर्चा किया और खास करके ये मेंटल और फिजिकल दोनों का इन कोऑर्डिनेशन का रोग आपने बताया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किन्हीं को कोई सवाल है तो कोई पूछे। किन्हीं को कोई सवाल है? केवल गुड और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, इसका मैसेज आ रहा है। और बहुत अच्छा केस प्रेजेंटेशन भी किया आपने, मानसिक रूप से सारी कर दी है। अल्जाइमर्स डिजीज के पीछे में कारण क्या, ज्यादा बेसिक रीजन, फंडामेंटल रीजन क्या हो सकता है? सर ये बीटा अमाइलोइड प्रोटीन जो है उनके प्लेक्स बन जाते हैं, तो उस वजह से वो नर्व कंडक्शन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर कंडक्शंस जो है, जिसकी वजह से हम मेमोरी पास्ट थिंग्स जो रिट्राइव कर पा रहे हैं, तो वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है बेसिकली, अगर पैथोफिजियोलॉजिकली बात की जाए तो उसमें। और ये न्यूरो डिजेनरेटिव है, एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो ये वापस से इरिवर्सिबल कंडीशन है, वापस से रिपेयर नहीं हो पाता है। बस यही है कि जिस स्टेज पे हमने पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया तो हम वहां पे प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, आगे ना बढ़े। इसमें एलिमेंट्स जो है तो
एज रिलेटेड बहुत ज्यादा है यस सर। और जिसका ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ रहा, हम्म। फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहा, वहां पर मैं देखता हूँ कि अल्जाइमर्स ज्यादा ये होता है। यस तो सर। माइंड का जो है इंस्टेबिलिटी लास्ट स्टेज तक अपने पूरा लाइफ का जो पार्ट रूल काम किया और उसके बाद में उसको कुछ लगता है कि फेलियर्स है ना, मैंने बहुत किया। तो इसमें बहुत अच्छा दवा एल्जीमर्स में मैं देखता हूँ कि सिपिया सिपिया का एक अच्छा रोल आता है। एक क्वेश्चन सभी आया है दीपक शर्मा जी का, इफ पेशेंट रिपीट सेम थिंग व्हेन गिव्स इन ए कमांड, रिपीट सेम थिंग, है ना। तो ये क्या कहना चाहते हैं दीपक जी? दीपक जी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट, ये रिपीटेटिव बिहेवियर तो है, हाँ, एक रिपीटेटिव बिहेवियर है, ऑब्सेसिव कंपल्शन में ऐसे आता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए तो आपको मेडिटेशन और होम्योपैथिक मेडिसिन तो अपनी जगह पर है, लेकिन लाइफ स्टाइल और अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लिमिटेशंस, इसको डेफिनेटली समझना बहुत जरूरी होता है ना। क्योंकि रिपीटेटिव बिहेवियर का एक अच्छा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के अंदर में वो बीमारी आ जाता है, तो इसको भी देखा जा सकता है। अर्ली स्टेज में सर डिजीज ओवर डायग्नोस ही नहीं हो थिंकिंग वन ऑफ पाती है। द, ओवर थिंकिंग भी अलग से एक अच्छा है। ओवर थिंकिंग जब क्यों होता है लोगों में, ज्यादा सोचने का क्या प्रक्रिया होता है? मेन होता है कि उसको जो अचीव नहीं कर रहा है तो बार बार वहां पर माइंड जो है तो घूमता रहता है। इसको कहते हैं व्हिरलविंड ऑफ द माइंड, मैंने एक भंवर बन जाता है मन में, मन के अंदर में एक भंवर, भंवर समझते हैं ना, व्हिरलविंड कहते हैं हम लोग, व्हिरलविंड ऑफ द माइंड। अगर ये होता है तो ये ओवर थिंकिंग, इस तरह का जो माइंड है निश्चित रूप से आपको अल्जाइमर्स की ओर में ले जाता है। अब देखिएगा कि एक अल्कोहलिक कंडीशन में भी आता है, अल्कोहलिक हो गया, फिजिकल जनरेटेड हो गया, लेकिन मैंने एक ऐसे इंटेलेक्चुअल आदमी को देखा, बहुत वीआईपी आदमी और बहुत ही हाई क्लास के प्रोफाइल के थे, समझ लीजिए कि एक जमाने के महाराजा थे। हम लोग के यहाँ पर पटना के ही रहने वाले थे, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा। और उनसे मेरा बड़ा अच्छा होम्योपैथी के प्रति भी बड़ा अच्छा लगाव था। मल्टीपल होम्योपैथी, मैग्नेटोथेरेपी, एलोपैथी, सारे चीज के पीछे में वो रहते थे। मैं भी, हमसे भी कंसल्ट किया करते थे और लोगों से भी कंसल्ट किया करते थे और फिर किसी चीज पर स्टिक नहीं करते थे। खाली तो हाइपर जो मेंटल है डिजायर, जो इधर से कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, तो एक उसमें डॉक्टर दीपक शर्मा को अनम्यूट कर दो। डॉक्टर दीपक शर्मा, हाँ, ये भी आपका एक जो राइटिंग के समय में, तो इसमें मैंने उनमें देखा, एक दिन उनको फोन आया, मैं ऐसे चेहरे से देखा तो बहुत समय तक से मिला नहीं था कोरोना के बाद में। तो कोरोना के पीरियड में बाद में एक टेलीफोन से उनकी बात हुई तो उनकी आवाज कुछ लड़खड़ा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने रिवील किया कि मुझे ये अल्जाइमर्स का ये है, और डेथ भी उनका उसी से हो गया। और नेता शरद यादव जी को भी है, हो सकता है, मैं जानकारी नहीं हूँ, हो सकता है कि होगा उनको भी। बहुत से लोग हैं नेता को भी हो जाता है। और शायद कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी लास्ट स्टेज में था, लेकिन था कि नहीं था ये बड़ा कहना, क्योंकि सब इनके लाइफ को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोला जाता है, कुछ चीज को बताया भी जाता है, ऐसा है इसमें। और ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग नहीं करने के लिए होता है कि आप प्रेजेंट में जो सीमा है, अपनी सीमा को पहचानिए, मेरा लिमिटेशंस क्या है, अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखेंगे तो मैं जितना हूँ उसमें संतोष की बात करेंगे। तो ये बहुत सारे लाइफ स्टाइल की बात आती है जिसको कि हम लोग सोच सकते हैं इसके साथ में। तो आज आपने बहुत अच्छा विषय को छेड़ा है डॉक्टर अंशुल जी, आप इसी तरह से आप और आइए। लोभी प्रवृत्ति के भी एक होता है, बहुत सब फैक्टर तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब माइंड डिजायर्स बहुत अनलिमिटेड हो जाएगा ना तो आपका लोभी प्रवृत्ति हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा,
तो अनलिमिटेड डिजायर, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग, है ना, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है। तो ठीक है, हम लोग अब समय समाप्त हो चुका है। रश्मि जी और अंशुल जी, आप फिर आइए, आप दिसंबर में आपका एक सेशन भी है, आप जरूर से आइए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर वैष्णवी जी, आप सेशन डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करें। Yes, sir. Thank you so much, Dr. Anshul ma'am. It was really a wonderful session. So I'm handing over to Dr. Dinesh. Over to you, sir.